बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में पेश किया। ठीक है, 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया गया और यह अमृत काल में पेश किया गया पहला बजट है। ठीक है, तो बजट हमेशा याद रखिएगा कि बजट आपका आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है। मतलब बजट जो था वो किसके लिए था? बजट आपका था आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 2023 और 24 के लिए। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आर्थिक समीक्षा जो होती है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा आपकी किसके लिए होती है? बीते हुए वर्ष के लिए। आर्थिक समीक्षा आपका बीते हुए वर्ष के लिए होती है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आर्थिक समीक्षा आपकी इकोनॉमिक सर्वे या आर्ट है दोस्तों, जो आपको पता हुई, जो पेश की गई वो 31 जनवरी को पेश की गई, वो 2022-23 के लिए थी और बजट जो पेश किया गया 2023-24 के लिए, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक है, और अब जो पेश किया जाएगा वो 2024-25 के लिए होगा। ठीक है, और आर्थिक समीक्षा किसके लिए होगी? 2023-24 के लिए। ठीक, तो प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, नोट कर लीजिए। प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को आपका बजट पेश किया जाता है, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमृत काल के विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, पहला पहला क्या विजन है? नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा, वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। तो 3 महत्वपूर्ण क्या हैं? विजन हैं, जो अमृतकाल के जो मेन 3 एजेंडे हैं, इन पर ध्यान केंद्रित किया गया है समावेशी बजट का। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उस पे मैं स्टार लगाऊंगा, ध्यान रखिएगा। 1 फरवरी को पेश किया गया और अमृतकाल का ये पहला बजट है। अब आपके दिमाग में अमृतकाल आएगा, अमृतकाल का मतलब क्या है? तो अमृतकाल का मतलब ये है इंडिया एट 75, मतलब भारत की आजादी को जो 75 वर्ष हुए से लेकर इन बीच का जो समय है वो क्या है? वो अमृतकाल के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत की आजादी को जो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और उससे लेकर भारत की आजादी को जो 100 वर्ष पूरे होंगे, उसके बीच का समय जो है वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा अमृतकाल। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये आपका अमृतकाल है, ये आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। और निश्चित रूप से चलिए, और आप में से जो भी छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एपीएस का एग्जाम नहीं भी दिया है, मैंने पूरा पेपर सॉल्व कराया है और इस विश्लेषण के साथ सॉल्व कराया है। यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे प्रश्न आरओ के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों से बोलूंगा कि आप सभी लोग क्या करिए, सभी लोग उसको जरूर से देख लीजिए। ठीक है, जिन्होंने नहीं भी देखा है, एपीएस देना इंपॉर्टेंट नहीं है जिन्होंने नहीं भरा है, लेकिन उसके लिए उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे जीएस के क्वेश्चन आए। समझ में आ रही है बात? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी ने देखा है क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए किसी ने अगर देखा हो तो। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। चलिए, एक एक आध स्टूडेंट ने देखा है, बाकी लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, अमृतकाल भारत 100 तक हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। ठीक है, 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। कौन कौन से 4 मौके हैं? पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। पहला मौका है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा मौका क्या है? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। तीसरा है आपका पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग। और चौथा है हरित विकास। तो ये आपको याद रखेंगे, अमृतकाल की यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हैं। कौन कौन सा? पहला मौका आपका है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, याद रखिएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसे हम पीएम विकास योजना के नाम से भी जानते हैं, हम पीएम विकास योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग और हरित विकास। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए तो अब पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है, जो आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। मतलब जीडीपी क्या है?
नोट कर लीजिएगा, ये जीडीपी का 7% आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं, आपको याद क्या रखना है, कुल बजट कभी कभी आ जाता है कितने लाख करोड़ों का था, तो कुल बजट का डिजिट आपको याद होना चाहिए 45,03,97 का। ये आप लोग याद करेंगे दोस्तों, 45,03,97 करोड़ का बजट है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कुल प्राप्तियां कितनी हैं, तो 45,03,97 करोड़, और कुल खर्च कितना है, तो 45,03,97 करोड़। इसका मतलब जितनी प्राप्ति है उतने का ही बजट बनाया गया है, उतना ही खर्च है, उतना ही खर्च है। इसका मतलब क्या है, ये आपका संतुलित बजट है। ये कैसा बजट है दोस्तों, तो ये आपका संतुलित बजट है। बजट के भी कई प्रकार होते हैं, पहले क्या होता बनता था इंडिया में, घाटे का बजट बनता था, डेफिसिट बजट बनता था। ठीक है, लेकिन अब संतुलित बजट बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बैलेंस्ड बजट इसे बोलते हैं। एक डेफिसिट बजट होता है, एक आपका होता है सरप्लस बजट, और एक होता है बैलेंस बजट। तो ये आपका संतुलित बजट है, या जैसे क्या बोलते हैं, बैलेंस बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे शो की गई है, ये चीजें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजों पे मैं चिन्ह आपको दे रहा हूँ लगा के, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाली है। ठीक है, सभी लोगों से बोल रहा हूँ, ये टाइप्स ऑफ बजट भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीडीपी का कितना है, तो जीडीपी का 5.9%। ठीक है, और 17,86,816 करोड़। ठीक है, मतलब जीडीपी का 5.9% जो है वो राजकोषीय घाटा है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट है, ये आप लोग याद करके जाएंगे। ठीक है, और आरओ की परीक्षा में तो राजस्व घाटा भी पूछ लेता है, 2.9% जीडीपी का। ठीक है, प्राथमिक घाटा क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो जीडीपी का 2.3%, ये आपका क्या है, प्राथमिक घाटा है। ठीक है, और ये तीन चीजें आप लोग याद रख लीजिएगा, ये तीन चीजें आप लोग याद रख लीजिएगा, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट, और इसके बाद दोस्तों आपके लिए रेवेन्यू डेफिसिट भी इंपॉर्टेंट है, और प्राइमरी डेफिसिट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट करके चलेंगे। इसमें से 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों आपसे प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा पूछ लिया था कि कितना था, तो ये चीज हल्के में मत लीजिएगा, जितनी चीजों पे मैं स्टार लगा रहा हूँ बेटा उसको जरूर से ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, इसके बाद तीन फैक्ट्स हमें मिल गए। विकास दर कितनी है, तो 7%, संतुलित बजट है। इसके बाद राजकोषीय घाटा कितना है, तो जीडीपी का 5.9%। तो ये आप सब लोग याद रखेंगे। सबको क्लियर हो रहा है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार क्लास में आए हैं। ठीक है, लाइव क्लास में पहली बार आए हैं, तो मैं सबसे बोलूंगा ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए, अब देखिए 2025-26 तक सरकार ने राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, राजकोषीय घाटा सरकार ने क्या किया, 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए, अब राज्यों का जो है, राज्यों का जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। मतलब राज्यों का जो घाटा होगा वो कितना होगा दोस्तों, तो जीएसडीपी, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना होगा, वो जीएसडीपी कितना होगा दोस्तों, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा, सॉरी, जो आपका राज्यों का राजकोषीय घाटा होगा वो कितना होगा दोस्तों, राज्यों का राजकोषीय घाटा होगा कितना, आपका जीडीपी का, जीडीपी का परसेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम ये राज्यों को परमिशन दी गई है कि उनका जो बजट बनेगा उसमें राजकोषीय घाटा 3.5% रह सकता है। और जो 5.5% है वो क्या होगा, वो विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है, इसके बाद बात कर लेते हैं 2023-24 में राजकोषीय घाटा 17,86,816 करोड़ लगाया गया है अनुमान। इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपए उधार या कर्ज लेना पड़ेगा, इसका ये मतलब है। राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है कि 17.87 लाख करोड़ सरकार के पास क्या है, कम है, और उतना पैसा सरकार को मीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा,
या तो देश के अंदर से ले या तो देश के बाहर से ले, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से, तो उतना पैसा उधार लेना पड़ेगा। राजकोषीय घाटे का ये मतलब होता है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। सबको क्लियर हो गया कि नहीं? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? सबको क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से बताइए सभी लोग। दोस्तों सभी लोग बता दीजिए फटाफट से, यहाँ फिस्कल डेफिसिट क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बताएं सभी लोग, फिस्कल डेफिसिट क्लियर है? ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई दोस्तों, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए बाकी सब लोग लेकिन नहीं बता रहे हैं, लेकिन बताना सबको चाहिए, फिर बाद में क्लियर नहीं होगा बेटा तो पूछिएगा तो कैसे क्लियर हो पाएगा ये बताइए। तो आंसर सबको बताना चाहिए ना बेटा। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे, अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कितना रुपए कहां से आता है बजट में और कहां पर जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट करके चलिएगा, बहुत ही ज्यादा प्रश्न इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कितना रुपए कहां से आता है, कितना कहां पर जाता है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसको भी, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया, सबको यहां तक क्लियर हो गया उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब यहां तक अगर क्लियर हो गया है, एक बार रिपीट कर दें, शिक्षा जी बोल रही हैं, शिक्षा जी कह रही है रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दे रहा हूं बेटा। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा यह है कि कितना परसेंट राज्य को उधार लेना पड़ रहा है या भारत सरकार को उधार लेना पड़ रहा है अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिए, अपने बजट में जो राजस्व कलेक्शन है उसकी कमी को पूरा करने के लिए। सबको क्लियर हो गया बात? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। अब क्लियर हो गया ना सभी दोस्तों को? जल्दी से बताएंगे बेटा सभी लोग। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने देख लिया, सभी दोस्तों की तरफ से रिस्पांस आ रहा है, वेरी गुड बेटा। अब देख लेते हैं बजट में कितना रुपए कहां से आता है, कितना रुपए कहां पर जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार, सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार कौन लेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो बजट पेश कर रही है शिक्षा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो बजट पेश कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार थोड़ी ना लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उधार लेती है, किससे लेती है? या तो भारत की जनता से, या तो भारत की जनता से लेती है, क्या करके? बॉन्ड जारी करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करके। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा एनएससी के बारे में, किसान विकास पत्र के बारे में, पीपीएफ के बारे में, सुना है कि नहीं सुना है? ये सारे क्या है? ये सब सरकार के पास पैसा जाता है ना, सरकार आपको इंटरेस्ट देती है कि नहीं देती है? ठीक है, तो ये क्या है? ये पब्लिक से पैसा लेना हुआ। इसके बाद या तो सरकार क्या करती है, या सरकार विश्व की एजेंसियों से पैसा लेती है, जैसे विश्व बैंक से ले लेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लेगी, ब्रिक्स बैंक से ले लेगी। ठीक है, और विदेशी मुद्रा की शॉर्टेज है तो वो आईएमएफ के पास जा सकती है। सबको क्लियर हो गया ना बात? चलिए वेरी गुड, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब सभी दोस्त लोगों को समझ में आ गई बात, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब रुपए कहां से आता है इसकी बात कर लेते हैं। तो बजट 2023-24 में देखिए शीर्ष 6 मद क्या थे, शीर्ष 6 मद क्या थे दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया, तो देखिए मान लीजिए 34% देखिए उधार है, पूरा पूरा आप समझ सकते हैं आप लोग, 34% उधार है, मतलब देश की इनकम इतनी नहीं है कि वो सबसे ज्यादा पैसा जो है उससे आ सके, टैक्स से आ सके। तो 34% किससे आया? तो उधार से आया दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपए का बजट है आपका, मान लीजिए 100 रुपए का बजट है, चूंकि परसेंटेज है, अगर 100 रुपए बजट है तो 100 में से 34 रुपए किससे आ रहा है? उधार से आ रहा है। ठीक है, 100 में से 34 रुपए किससे आ रहा है? उधार से आ रहा है। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी से कितना आ रहा है दोस्तों? 17 रुपए आ रहा है, 100 में से 17 रुपए जीएसटी से आ रहा है। इसके बाद दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स या निगम कर, ये कितना आ रहा है दोस्तों? इससे आपका आ रहा है 15%, इससे आपका आ रहा है 15%। आप सभी लोग देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? और निगम कर और आयकर, इनकम टैक्स, ये दोनों बराबर है, निगम कर और आयकर, आयकर से भी दोस्तों कितना परसेंट आ रहा है? और ये भी आपका है आपका 15%। तो ये चार आंकड़े आपको याद करने हैं, क्योंकि निश्चित रूप से
लोक सेवा आयोग ने क्या किया है, इससे प्रश्न किया है और इस बार भी प्रश्न करने की पूरी पूरी संभावना है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये आप लोग को याद होना चाहिए। 34 रुपए, 17 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए बोरोइंग्स, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आपका आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, 100 में 7 रुपए, और सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी 100 में 4 रुपए। इतना कलेक्शन होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 4 है, ये आप सब लोग याद रखेंगे। इसके बाद रुपए कहाँ जाता है ये देख लेते हैं। तो रुपए आपका जाने वाला क्या है, रुपए जाने के शीर्ष 6 मद हैं। कौन कौन से? आपके ब्याज अदायगी, मतलब 20% सबसे ज्यादा जो हमारा क्या है पैसा जा रहा है, वो भी कहाँ जा रहा है, ब्याज अदायगी में जा रहा है, ब्याज देने में जा रहा है, या लोन लौटाने में जा रहा है पैसा। ठीक है, इनकम का मतलब 100 रुपए का अगर क्या है दोस्तों, आपके पास बजट है, तो 100 में से 20 रुपए आपका क्या है, ब्याज चुकता करने में जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है, मतलब जो वित्त आयोग क्या करता है, सिफारिश करता है करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से की, तो 100 में 18 रुपए दोस्तों जाता है राज्यों को, 100 में 18 रुपए राज्यों को जा रहा है। इसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इस पर कितना जा रहा है दोस्तों, तो 100 में 17 रुपए जा रहा है। और वित्त आयोग और अन्य अंतरण कितना जा रहा है दोस्तों, तो 100 में 9 रुपए जा रहा है। समझ में आ रही बात दोस्तों सबको? सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, तो 100 में आपका 9 रुपए दोस्तों किससे जा रहा है, तो 100 में 9 रुपए आपका जा रहा है वित्त आयोग और अन्य अंतरण। इसके बाद केंद्र प्रायोजित योजनाएं 100 में 9 रुपए, और रक्षा डिफेंस पर कितना जा रहा है, 100 में 8 रुपए। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टॉप 4 आपको यहां पर भी याद रखना है। तो सब 100 में 20 रुपए ब्याज अदा करने में, उसके बाद राज्यों का हिस्सा जो है टैक्स कलेक्शन में 18 रुपए, फिर सेंट्रल स्कीम्स जो हैं, जो केंद्र क्षेत्र की योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, उसमें 17%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 100 में 9 रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपके टॉप 4 हैं, इसमें भी आप लोग टॉप 4 याद रखेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। समझ में आ गई बात सबको? सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए फटाक से। ठीक है, सभी लोग बता दीजिए। इसके बाद बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में दोस्तों 7 प्राथमिकताएं हैं, 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं विकास के लिए, जो अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करती हैं, सप्तर्षि की भांति कार्य करती हैं। तो सप्तर्षि क्या है, बजट 2023-24 का, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो सप्तर्षि क्या है, तो बजट की 7 प्राथमिकताओं को सप्तर्षि कहा गया है। पहला आपका है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, फिर पांचवा है हरित विकास, फिर है युवा शक्ति, और फिर है आपका वित्तीय क्षेत्र। तो ये सप्तर्षि आप लोग याद रखेंगे, सप्तर्षि आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये आपके एग्जाम में आने वाला है। क्लियर हो गई बात? सबको स्पष्ट है ना दोस्तों? सभी लोग बता दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत सिलेक्टेड चीजें आपको बता रहा हूं दोस्तों, उसको याद रख लेंगे तो आपका ये बजट का सारा प्रश्न सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, यहां तो ये पेज दोबारा से आ गया है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब पहला हमारा जो है प्राथमिकता है समावेशी विकास, इसके बारे में देख लेते हैं। तो समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है, इसके लिए सबसे पहले कृषि और सहकारिता क्षेत्र में क्या क्या किया गया। तो कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड, कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। मतलब स्टार्टअप का मतलब होता है कि कोई नया विचार, नवाचार है, नया आइडिया है, उस पर क्या करना, इंडस्ट्री सेटअप करना, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। और उसको स्टार्टअप को फंड देने के लिए क्या, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं या गवर्नमेंट जो होती है वो आगे आती है, या टैक्स की छूट भी दे देती है, जिससे स्टार्टअप खोलने के लिए लोग क्या हो, प्रोत्साहित हो, और लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, और लोग क्या हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़े। ठीक है, तो इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोलने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड, कृषि वर्धक निधि स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, 2200 करोड़ रुपए के लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई। क्या चीज? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई 2200 करोड़ रुपए की लागत से। समझ में आ गई बात सबको? सबको क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए फटाक से। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आने की संभावना है। ये नोट कर लीजिएगा, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम ये बजट में शुरू करने की घोषणा की गई है। ये स्कीम आपके एग्जाम में आ सकती है, नोट कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोगमुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना, पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, सभी लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? इसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नामक बजट भाषण में लिया। श्री अन्न नामक जो है उत्पाद के बारे में बजट भाषण में नाम लिया। श्री अन्न का नाम बजट भाषण में लिया। ठीक है, तो का छूट गया है। तो श्री अन्न बेसिकली है क्या? तो श्री अन्न मतलब मोटा अनाज। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, ध्यान रखिएगा। और श्री अन्न इस बार निश्चित रूप से आने की संभावना है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, श्री अन्न से क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। और दूसरा क्वेश्चन, श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई परीक्षाओं में आ चुका है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हैदराबाद में ये श्री अन्न का आपका उत्कृष्टता केंद्र है, वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा, ये घोषणा की गई बजट में। और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्कीम भी दोस्तों हमारी जितनी बजट की है नई स्कीम सारी सब इसी में से आती हैं। जो पुरानी पिछले 5 वर्ष की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उसको मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। लेकिन जितनी स्कीम बजट की हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो करंट ईयर की होती हैं। 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं, सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। ठीक है, तो मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है? मछली पालक, मत्स्य विक्रेता और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना। और इसके लिए दोस्तों नेक्स्ट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वर्धन, ये देख लेते हैं। इसमें क्या किया जाएगा? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो ये नंबर आप लोग याद रखेंगे, 157 याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। सभी लोग लिख के बताइए, सभी लोग लिखकर बताइए, सभी लोग लिखकर बताइए, ठीक है, सभी लोग लिखकर बताइए। आप सभी लोग कितने? 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं क्या चाहूंगा, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अगर अनस जी क्लास में हैं तो अनस जी एक बार हैंड रेस करिए। आपके एपीएस का एग्जाम आपने दिया था, जैसा कि आपने बताया, और आपको जिस तरीके से करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से चीजें आपके एग्जाम में आई उससे क्या लाभ हुआ ये बताइए। अनस जी मैं सुन पा रहा हूँ, सभी छात्रों को बताइए क्या क्वेश्चन आए, किस तरीके का क्वेश्चन आया, और करंट अफेयर जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं उससे क्या लाभ हुआ एग्जाम। जी सर, जैसा आप कराते हैं वैसे ही वैसे ही आ रहा था सर। नहीं नहीं, वैसे वैसे नहीं, क्या पूछा गया ये बताइए। नहीं नहीं, वैसे वैसे नहीं, क्या पूछा गया ये बताइए। पहले आप अपना माइक, फोन जो है स्पीकर से हटा दीजिए, स्पीकर से हटा दीजिए फोन। पहले आप अपना माइक, फोन जो है स्पीकर से हटा दीजिए, स्पीकर से हटा दीजिए फोन। अनस जी बता सकते हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ।
हाँ चैट में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चैट बॉक्स में बता दीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी जानकारी मिल जाए। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। तो याद रखिएगा, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, और ये भी आपके एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा, और 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है? तो 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी, यह बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, इसके बाद बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। और नेक्स्ट आपका है, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय भी आपके एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय क्यों? क्योंकि आजकल डिजिटल एरा है दोस्तों, और गवर्नमेंट भी, भारत सरकार भी पूरा डिजिटल इंडिया की ओर क्या है, मूव कर रही है, और हम लोग भी डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो डिजिटल का बहुत बड़ा उपयोग है दोस्तों। ठीक है, वो हम और आप समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राथमिकता तो दो क्या है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। अब देखिए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे देखिए क्या है, ये सारे स्कीम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, प्रधानमंत्री संवेदनशील जनजातीय समूह, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए विशेष योजना, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, ये शुरू किया जाएगा, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रोजगार का प्रावधान किया गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल की सुविधा मुहैया करने के लिए ऊपरी भद्रा योजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में खर्च में 66% की वृद्धि की जाएगी, और 79,000 करोड़ रुपए से अधिक इसे किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी स्कीम्स में जो खर्च हो रहा है वो भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए इसके बाद भारत साझा पुरालेख निधान, यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इससे इसमें स्थापित किया जाएगा। मतलब क्या दोस्तों, कि जितने आपके क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत श्री याद रखिएगा, ये डिजिटल पांडुलिपि संग्रहालय है दोस्तों, डिजिटल पांडुलिपि संग्रहालय है, आपके एग्जाम में आ सकता है। पीएम श्री है क्या ये? ठीक है, ये आपका, सॉरी, भारत श्री है क्या? तो नोट कर लीजिएगा, ये क्या है? पांडुलिपि संग्रहालय। सभी लोग नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, डिजिटल पांडुलिपि संग्रहालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, भारत श्री समझ याद रखिएगा दोस्तों। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा बजट में की गई है। ठीक है, ये भी क्या है, एक अच्छा स्टेप है दोस्तों। जो जमानत नहीं करा सकते उनको लिए सरकार क्या करेगी, फंडिंग करेगी। प्राथमिकता 3, अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट में तेजी लाने के लिए
1.3 लाख करोड़ रुपए के बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण 1 वर्ष और जारी रखा जाएगा। ठीक है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास की सर्वाधिक राशि का आवंटन है। अब ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा गया कि रेलवे के लिए जो आवंटित की गई है राशि वो कितनी है। तो 2.4 लाख करोड़ याद रखिएगा, और अब तक के किए गए आवंटन का सर्वाधिक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है सभी लोग। क्षेत्रीय क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। सभी लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अपनी मैगजीन में टिक करते चल रहे हैं ना दोस्तों, या जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए फटाक से। ठीक है, सभी लोग बता दीजिए फटाक से, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, या नोट करते चल रहे हैं कि नहीं। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए, ठीक है, 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद शहरी अवसंरचना विकास कोष, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से इसकी स्थापना होगी। अब इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा, और ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो शहरी अवसंरचना विकास कोष का प्रबंधन कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक क्या कर रहा है, इसका प्रबंधन कर रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसका उपयोग टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अवसंरचना निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। ठीक है दोस्तों। अंशुल जी, एडुटेरिया मैगजीन है बेटा, एडुटेरिया मैगजीन है, पहले ही बता चुका हूं, अभी क्लास नहीं अटेंड किया है लग रहा है आपने, तो पहले की क्लासेस देख लीजिएगा। एडिटोरिया मैगजीन है, उसको ले लीजिएगा, तो आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, आपका काम हल्का हो जाएगा। ठीक है अंशुल जी, एडिटोरिया ले लीजिएगा और आपका काम हल्का हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप मार्क कर सकते हैं, या तो नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सक्षमता को बढ़ावा देना प्राथमिकता नंबर 4 है। ठीक है, देखते हैं, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आई गॉट कर्मयोगी भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मयोगी। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए 3, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आज की डेट में सब जगह एआई ही चल रहा है दोस्तों। 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये नोट कर लीजिएगा। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, न्याय के लिए प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, ई न्यायालय परियोजना का चरण 3, न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल करने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। ठीक है,
एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। तो निकाय डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी, इसकी घोषणा की गई है भारत सरकार द्वारा एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और आपका चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए। ठीक है। इसके बाद पहचान और पते की अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। तो 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स क्या हो जाएंगे, विकसित किए जाएंगे, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। तो ऐप जो है जितने भी हैं आज की डेट में, वो ज्यादातर 4G पर डेवलप्ड हैं। अब क्या है, 5G पर भी डेवलप हो जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और इजी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने के लिए 39,000 से ज्यादा अनुपालनों को कम किया जाएगा, रेगुलेशंस को कम किया जाएगा, और 3400 से अधिक लीगल प्रोविजंस को अपराध की श्रेणी से, लीगल प्रावधान को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। मतलब 3400 से अधिक आपके विधिक उपबंध, लीगल आपके प्रोविजंस जो हैं, उनको अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। ठीक है। तो इसमें संशोधन करना है। 5वां लक्ष्य क्या है, आपका हरित विकास। 5वां प्राथमिकता क्या है दोस्तों, हरित विकास या आपका ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक है। तो पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ मिशन शुरू किया गया था। ठीक है। लाइफ मिशन क्यों शुरू किया गया था, ये आपके एग्जाम में यूपी पीसीएस में आ चुका है दोस्तों, मिशन लाइफ। ठीक है। तो पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए मिशन लाइफ शुरू किया गया था। ठीक है। और 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में लाया जाएगा। ठीक है। मतलब लो कार्बन इमिशन की स्थिति लाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या हो जाएगा, 19,700 करोड़ रुपए की मदद से शुरू किया गया, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कार्बन इमिशन को कम करेंगे। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट ये दे देगा और दूसरा ये दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा सही है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित किया जाएगा। ठीक है। 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का क्या किया जाएगा, लद्दाख से निष्क्रमण करने की या निकालने की प्लानिंग है। ठीक है। और ग्रिड में एकीकरण करने की प्लानिंग है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। हरित ऋण कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित या शेड्यूल किया जाएगा। इसके बाद पीएम प्रणाम, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है। पीएम प्रणाम स्कीम आपके एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। पीएम प्रणाम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, साइक्लिक इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन गोवर्धन स्कीम पहले लॉन्च की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है। तो गोवर्धन याद रखिएगा, कैसे याद करेंगे, गोवर्धन। ठीक है दोस्तों। तो गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, तो गोवर्धन का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। इस योजना के तहत 10,000 करोड़ के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। सबको स्पष्ट है रे बात, सभी लोग को स्पष्ट हो रही है बात, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है सभी दोस्त लोग। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, अगले 3 वर्षों में सरकार 1 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। ठीक है। 1 लाख किसानों को
प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या कहेगी, सहायता देगी। भारत सरकार क्या करेगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सहायता देगी। ठीक है। इसके बाद मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। और मिष्टी मिशन क्या है या मिष्टी पहल क्या है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिष्टी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है, नोट करेंगे सभी लोग, ध्यान रखेंगे। मिष्टी पहल किसके लिए है, तो मैंग्रोव पर्यावरण और तटीय पर्यावास को क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है और आपके एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं डिटेल में, युवा शक्ति अगली प्राथमिकता है। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ठीक है, कौशल विकास योजना बहुत ही प्रभावी मिशन है इंडिया का। ठीक है, तो इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर स्थापित करने की घोषणा की जाएगी। तो ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, यूपीपीसीएस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, तो नोट करेंगे आप सभी दोस्त लोग यहाँ पर, ये एग्जाम में दोस्तों आपका आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 30 स्किल इंडिया सेंटर नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस की ही परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। 30 स्किल इंडिया सेंटर आरओ में भी निश्चित रूप से आ सकता है, नोट करके जाइएगा, निश्चित रूप से आएगा, मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और अधिक विस्तार दिया जाएगा। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या किया जाएगा, की शुरुआत की जाएगी, और क्या स्किल इनहेंस करने के लिए डिजिटल सिस्टम को और अधिक विस्तार प्रदान किया जाएगा। इसके तहत इसके निम्न लक्ष्य हैं, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं, क्या है, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एसएमई एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता करना, सुलभता सुगम करना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेल, बस ये याद रखिएगा कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। अखिल भारतीय नेशनल अप्रेंटिस इनकरेजमेंट स्कीम के तहत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। मतलब जो क्या, अप्रेंटिस एक्ट के तहत जो है, जो क्या मिलती है दोस्तों, आप जब अप्रेंटिसशिप करते हैं तो स्टाइपेंड मिलता है, तो स्टाइपेंड को वृत्तिका बोलते हैं। तो स्टाइपेंड को अब सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अकाउंट में डाला जाएगा, एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट है क्या, पर्यटन। पर्यटन में देख लेते हैं क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही। तो चुनौती मोड के माध्यम, मिशन मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब 50 पर्यटन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो अपना देश, ये पहल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकती है। इसका उद्देश्य क्या है, इस देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। मतलब जो क्या है, किसी स्पेसिफिक रीजन में जो स्किल वहां पर है या जो इंडस्ट्री वहां पर है, उसको क्या किया जाएगा, उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाकर और वहां पे इनहेंसमेंट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, थीम आधारित पर्यटन सर्किटों, थीम आधारित थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई। तो स्वदेश दर्शन योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बजट में डिक्लेयर किया गया है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यूनिटी मॉडल से क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए
और उनकी बिक्री करने के लिए अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। तो यूनिटी मॉल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सभी लोग नोट करके यहाँ पर चलिएगा। क्लियर, यूनिटी मॉल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद बात कर लेते हैं वित्तीय क्षेत्र की। तो वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मतलब बेसिकली केंद्रीय स्टोरेज रहेगा ये, वो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना होगी, जिसमें सहायक जितने भी आपकी क्या होंगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होंगी। इससे ऋण का क्या होगा, कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता भी बढ़ेगी। मतलब हर व्यक्ति जो ऋण ले रहा है या ऋण नहीं भी ले रहा है, जिसके पास पैन नंबर है, उसकी सारी डिटेल्स आपकी नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री में स्थापित होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए गिफ्ट आईएफएससी में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। मतलब गिफ्ट सिटी जो है, जो आपकी गिफ्ट आईएफएससी, ये गुजरात गांधीनगर में है, वहां पर डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई दोस्तों। मतलब इंडिया अब डिजिटल इकोनॉमी धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है, कंप्लीटली बन चुका है। तो आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब एक नई स्कीम है, किसको, किसके लिए, अमृत महोत्सव जो हम लोगों ने मनाया था, आजादी के 75 वर्ष जब पूरे हुए थे, उसके जब 2 वर्ष पूरे होंगे मार्च 2025 में, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक नई लघु बचत योजना हम लोगों ने शुरू की है, महिला बचत सम्मान पत्र, जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो है, मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है, उसकी अधिकतम डिपॉजिट लिमिट जो है 15 लाख से बढ़ाकर क्या कर दी जाएगी, 30 लाख कर दी जाएगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब टू द पॉइंट बजट का रिवीजन कर लेते हैं, टू द पॉइंट बजट का रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला, मोबाइल फोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए के मूल्य से 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। अब आप समझिए, 31 करोड़ मोबाइल भारत में बने हैं पिछले वित्तीय वर्ष में। ठीक है, सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। मतलब सिगरेट अब और महंगी हो जाएगी और सरकार अब नहीं चाहती कि लोग सिगरेट ज्यादा पिएं, इसीलिए शुल्क ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है भारत का। तो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से लेकर अब तक की उपलब्धियां बताई हैं, जो निम्न है। ठीक है, क्या क्या है, मतलब मोदी सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं, 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये बात 100% सही है। और आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 लाख करोड़ रुपए 11.7 लाख करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ। मतलब लगभग 12 करोड़ आपके टॉयलेट्स यहाँ पे बनाए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन लगभग दिए गए। ये डेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यूपी पीसीएस के बैच के जो बच्चे हैं, जो लोग पीसीएस की परीक्षा भी टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी दोस्तों जीएस पेपर 3 के लिए ये बजट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों का उपयोग हम लोग को करना रहता है जीएस पेपर 3 में आंसर करने में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आपका 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाई गई। ठीक है, मतलब 102 करोड़ लोगों को क्या किया गया है, 220 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जो अपने आप में क्या है दोस्तों, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया। मतलब आपके देश के लगभग 50 करोड़ लोग जो है ये इंश्योरेंस स्कीम, इन दो इंश्योरेंस स्कीम के तहत क्या हो गए हैं, आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक होकर अब कितनी हो गई है भारत में, 1.97 लैक्स हो गई है। ये सालाना है दोस्तों, मंथली मत मान लीजिएगा। ठीक है, अभी भी भारत जो है अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ही पीछे है इस मामले में। अगर देखा जाए तो 2 लाख रुपए क्या होता है, अगर 12 से डिवाइड करिए दोस्तों तो लगभग आपका कितना हो गया, 12 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया, 15,000 से कुछ ज्यादा, तो 16,000 मान लीजिए, 16,000 रुपये महीना। ठीक है, 16,000 ही तो हुआ। ठीक है, तो 16,000 कुछ रुपए महीना, मतलब क्या है ये, क्या है औसत क्या है महीने की इनकम है एक भारतीय की। ठीक है, अब व्यक्तिगत आयकर की बात करें तो इनकम टैक्स नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक का आय वाले व्यक्तियों को कोई भी कर नहीं भुगतान करना पड़ेगा। ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आप सबको ध्यान रखना है और इसका इंतजार प्रत्येक नौकरी पेशा व्यक्ति करता है। क्यों? क्योंकि बजट में इनकम टैक्स कितना लिमिट तक फ्री रहेगा इसका वेट सभी लोग करते हैं। तो इस बार भी बजट जो पेश होगा दोस्तों वो इंटरिम बजट होगा, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं तो वास्तविक बजट नहीं होगा, लेकिन संभावना ये मान के चलिए कि इस बार भी रिलैक्सेशन देने की संभावना है, कुछ ना कुछ छूट जो है सरकार देगी निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि सरकार को फिर से क्या करना है, चुनाव जीतना है, आप सबको पता है। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों। अब 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर क्या कर दी गई, 5 कर दी गई और कर छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले क्या थे, 6 स्लैब थे, अब घटाकर कितने कर दिए गए, 5 कर दिए गए। ठीक है, चलिए तो अब क्या देखिए, 3 लाख तक टैक्स आपका क्या है, पूर्णतः माफ है, तो शून्य है। 3 से 6 लाख तक 5% है, 6 से 9 लाख तक 10% है, 9 से 12 लाख तक 15% है, 12 से 15 लाख तक 20% है और 15 लाख से ऊपर कितना है, 30% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि पता रहे। प्रत्येक वेतन भोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमानीय और पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको डेटा जो आपको ध्यान रखना है। बजट 2023-24 के तहत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना में सबसे ज्यादा खर्च किया गया है 79,590 करोड़, मतलब लगभग 80,000 करोड़ रुपए दोस्तों पीएम आवास योजना में सबसे ज्यादा आवंटित किए गए। इसके बाद नेक्स्ट आवंटन हुआ है जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़ रुपए। इसके बाद दोस्तों मनरेगा में, एमजी नरेगा, इसमें 60,000 करोड़ का आवंटन हुआ है और पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान में 60,000 करोड़ इसमें भी आवंटित हुए। तो ये टॉप 4 सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रख के चलिएगा। ये क्रम भी पूछ लेता है या बीच से किसी स्कीम को उठा के पूछ लेगा, मनरेगा के तहत आवंटन कितना हुआ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही लिख दिया मैंने। इसके बाद आपसे पूछ सकता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस मद में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ। ठीक है, तो किस मद में हुआ सबसे ज्यादा खर्च, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा परिवहन में 5,17,034 5,17,034 करोड़ रुपए, फिर रक्षा में 4,32,720, ग्रामीण विकास में 2,38,204 और शिक्षा में 1,12,899। और ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आप सभी लोगों को नोट कर लेना है कि अभी भी देख सकते हैं आप सभी लोग, अभी भी यहाँ पर शिक्षा में जो खर्च है वो बहुत कम है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खर्च परिवहन में कितना हुआ है इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
विभिन्न मंत्रालयों पर कितना खर्च हुआ दोस्तों, तो रक्षा मंत्रालय पर कितना खर्च हुआ है, तो 5.94 लाख करोड़ रुपए, ये सबसे ज्यादा खर्च आपका रक्षा बजट पर हुआ है। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर 2.7 लाख करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय पर 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2.06 लाख करोड़, और गृह मंत्रालय पर 1.96 लाख करोड़। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका भारत सरकार के जो प्रमुख आपके आगामी लक्ष्य हैं वो क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो काला अजर नामक बीमारी है उसको पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, और डब्ल्यूएचओ ने यह लक्ष्य क्या रखा है, 2030 तक रखा है। ठीक है, और भारत सरकार ने क्या रखा है, तो भारत सरकार का लक्ष्य था 2023 तक ही हम क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं आपको बता रहा हूं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। ठीक है, इसके बाद कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सभी के लिए आवास मुहैया कराना, पहले 2022 लक्ष्य था और आप कितना लक्ष्य है, 2024 लक्ष्य है दोस्तों, सभी के पास घर होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक है। हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य 2024 में रखा गया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं जो इंपॉर्टेंट है उसी को दोस्तों स्टार लगा रहा हूं, उसको ध्यान रखेंगे आप लोग, निश्चित रूप से उससे एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है पूरी पूरी। ठीक है, एक प्रश्न इससे भी दोस्तों आप लोगों को मिलेगा, ये मान के चलिए। ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं से भारत में बहुत मौतें होती हैं, यूपी में सबसे ज्यादा हुई हैं, उनको 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। ठीक है, भारत को भारत को 5 ट्रिलियन भारत को भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक। 2024-25 तक इस वित्तीय वर्ष तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य इंडिया को रखा गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो डिजिटल इकोनॉमी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है 2025 तक, ध्यान रखेंगे। 2024-25 आपका क्या है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी दोस्तों 2025 तक। $1 ट्रिलियन की क्या है, डिजिटल इकोनॉमी, दोनों में अंतर है, दोनों ध्यान रखिएगा। $5 ट्रिलियन क्या है, इकोनॉमी है, और $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ भी चुका है और आने का भी लक्ष्य है। इसके बाद पेट्रोल में दोस्तों एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। अब दोस्तों ये मैगजीन आप लोग कवर कर लेंगे ना, फिर आप अगर कोई दूसरी मैगजीन नहीं भी करिएगा तो काम हो जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट ये डेटा है दोस्तों, और इतना बढ़िया तरीके से कंपाइल करके इन्होंने दिया है कि कुछ और नहीं भी पढ़िएगा, इसी को बार बार रिवाइज करके याद कर लीजिए, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ उतना पर्याप्त हो जाएगा। सारे प्रश्न लगभग आपसे बन जाएंगे, एक दो प्रश्न को छोड़ दीजिए तो। ये 100% तो कुछ भी नहीं होता ना, देखिए एग्जिस्ट ही नहीं करता 100%। ठीक है, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2023 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अक्षय ऊर्जा मतलब आपकी जो नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, ये आपका 2030 तक। ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। सौर ऊर्जा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और आपका ध्यान रखिएगा, और आपका अक्षय ऊर्जा में टोटल आ गया आपका, और सौर ऊर्जा में 280 गीगावाट अकेले। ठीक है, याद रखिएगा। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है कब, 2030 तक। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जानकारी के लिए भी जरूरी है, और प्रश्न तो आ ही सकता है। ठीक है, देखिए कुल वाहन जो भारत में चल रहे हैं उसमें 30% जो है 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। भारत से मलेरिया पूर्ण रूप से मलेरिया को समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है कब, 2030 तक।
ठीक है। 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है भारत में, ठीक है। और HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब रखा गया दोस्तों? HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया। जितनी बीमारियां हैं दोस्तों, निश्चित रूप से उनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे एग्जाम में प्रश्न आपके आ सकते हैं। सभी लोगों से बोल रहा हूं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। भारतीय रेलवे वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया कब तक दोस्तों? तो 2030 तक। ये एग्जाम में पर्टिकुलरली एग्जाम में आपके दोस्तों आ सकता है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, ठीक है। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है दोस्तों? जो आपके ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, HCFCs, ठीक है। ये क्या करते हैं? ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, ठीक है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, ठीक है। पोत निर्माण मतलब आपके जो जलयान है, ठीक है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, ये भी नोट कर लीजिएगा 2050 तक। और भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य क्या रखा गया है दोस्तों? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ध्यान रखिएगा, 2070। तो इंडिया का लक्ष्य क्या है दोस्तों? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करके चलेंगे और निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाली संभावना है। ये इंडिया का जो नेट कार्बन इमिशन का लक्ष्य है वो क्या है? 2070 तक है। सबको समझ में आ गई बात यहाँ तक? सबको क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। सबको स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। और हम लोगों ने क्या किया है, ये पूरा ही कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।